रात का वक्त था। कबीर ने एक हॉस्पिटल में कदम रखा। वो एक पुराना बना नर्सिंग होम था जो डॉक्टर प्रतीक गोस्वामी नाम के एक उम्रदराज डॉक्टर का था। उसने ये बनवाया तो था अपने बेटे के लिए, ताकि वो इसे संभाले और डॉक्टर गोस्वामी अपनी रिटायरमेंट का पूरा आनंद उठा पाए। मगर सोचा हुआ कुछ भी मन मुताबिक हुआ नहीं। बेटे ने बहू के मायके वाले शहर में ही प्रैक्टिस जमा ली और दुर्भाग्य से डॉक्टर गोस्वामी की पत्नी भी ना रही। ऐसे में अकेलापन और अवसाद भी काटने को दौड़ता। तो डॉक्टर गोस्वामी और ये नर्सिंग होम दोनों ही एक दूसरे को संभालने लगे। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब उनका स्टाफ, उनके मरीज ही उनका परिवार बनते गए, जिनमें वो खुश रहने लगे। डॉक्टर गोस्वामी भी उन चुनिंदा लोगों में थे जो जानते थे कि कबीर एक लेखक भी है। हालांकि उनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, तो इससे ज्यादा वो कुछ जानते नहीं थे। डॉक्टर गोस्वामी कबीर के पिता के दोस्त थे, इसलिए वो उसे उसके बचपन से ही जानते थे। कबीर ने उनके केबिन में कदम रखा। रात के 11 बज रहे थे, तब भी डॉक्टर गोस्वामी अपने टेबल लैंप की रोशनी में कोई भारी मोटी सी किताब पढ़ रहे थे, जो उनके पेशे से ही जुड़ी हुई लग रही थी। वो एक तरह से रिटायर्ड थे, बावजूद इसके उनका सोचना था कि ज्ञान पाने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। कबीर अंदर आया। बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। डॉक्टर गोस्वामी अपनी किताब में बुकमार्क लगाते हुए और चश्मा ठीक करते हुए बोले। याद तो हमेशा ही करता हूँ, पर कबीर एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। बिजी रहता हूँ। उन्होंने कबीर की बात पूरी की। कबीर खिसियाना सा हंसा। कहो कैसे आना हुआ, अब क्या जानना है? डॉक्टर गोस्वामी ने पूछा। कबीर ज्यादातर मर्डर मिस्ट्री लिखा करता था। उसमें कत्ल होते थे, पोस्टमार्टम होता था और भी बहुत सी बारीकियां होती थी। वो पूरे तथ्यों के साथ घटनाओं को लिखता था, इसलिए हमेशा वो डॉक्टर गोस्वामी की मदद लेता। वो लंबे समय तक सरकारी मुर्दा घर में काम कर चुके थे। कई पोस्टमार्टम उनकी देखरेख में ही हुए थे, इसलिए वो कबीर को हर जानकारी बड़े ही आराम से दे दिया करते थे। एक तो ऐसे समय पर आए हो कि चाय वगैरह भी नहीं पूछ सकता तुम्हें। अरे अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं बस। काहे की परेशानी, मैं भी पी लेता तुम्हारे साथ, ऐसे तो हाथ भी नहीं लगाता। कबीर हंसा, फिर संजीदा हुआ। कहो क्या बात है? वो बोले। कबीर सोचने लगा। आज वो जो उनसे पूछने आया था, वो ढर्रे से कुछ अलग ही था। वो किसी आम पोस्टमार्टम की जानकारी लेने नहीं आया था, ना ही ये पूछने कि शरीर के किस हिस्से में गोली लगने पर व्यक्ति की मौत तुरंत होगी। वो जो पूछने आया था, वो पूछते समय उसे थोड़ी झिझक भी हो रही थी। कबीर, डॉक्टर गोस्वामी ने फिर पूछा। मैं कुछ खास मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानने आया हूँ अंकल। हाँ हाँ कहो। मैंने कई बार देखा है कुछ डिफॉर्म्ड लोगों को जिनकी बॉडी अजीब सी हो जाती है। मसलन पिछले महीने ही टीवी पर एक गांव के व्यक्ति को देखा था जिसकी पूंछ थी। वो उसे हटाना चाहता था, तो वहीं उसका परिवार उसे बजरंगबली बताकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। कबीर ने कहा। डॉक्टर गोस्वामी हंसे। हाँ, होता है ऐसा। अलग अलग कारणों से बच्चे इस तरह डिफॉर्म पैदा होते हैं। और सबसे पहले, सॉरी अंकल, मुझे वजह नहीं जाननी, बस जानना है कि ऐसे बच्चों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है क्या? कबीर ने पूछा और डॉक्टर गोस्वामी उसे घूरने लगे। तुम जानना क्या चाहते हो? ऐसे बच्चे छुप तो पाएंगे नहीं ना, जिनके साथ ऐसी कोई एबनॉर्मल बात जुड़ी हुई हो? कबीर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं छुप पाते। जिनके माता पिता सक्षम हैं, वो काफी हद तक उन्हें सामान्य जीवन देते हैं। वो उनका इलाज करा देते हैं। वरना कई बेचारे जीते हैं इन सारी लानतों के साथ जिनमें उनकी कोई गलती भी नहीं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया। कबीर ने एक लंबी सांस ली। देखो, जो भी पूछने आए हो खुलकर बात करो। वो बोले, जिन्हें लग गया था कि कबीर खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके पंख हो? कबीर ने हिचकते हुए पूछा। क्या पंख? किसी ह्यूमन बॉडी में? डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही। नहीं, ये पॉसिबल कैसे है? पूंछ का समझ में आता है, वो भी कभी ह्यूमन बॉडी का हिस्सा हुआ करती थी, मगर पंख, ये इम्पॉसिबल है।
आमतौर पर जो बच्चों में देखा जाता है वो यही होता है कि उनके बॉडी ऑर्गन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते या फिर कई बार बेतरतीबी से जुड़ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा 3 आंखों के साथ पैदा हो मगर पंख का तो कोई सीन ही नहीं। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा। तभी कमरे में आई एक नर्स, वो उस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर थी। कायदे से उसे रिटायर हो जाना चाहिए था, मगर वो अब भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से करती थी और बाकी स्टाफ को भी अनुशासन में रखती थी। उसका नाम नीलम पाटिल था। उसने हाथ में ट्रे थाम रखी थी जिसमें 2 भाप उड़ाते चाय के कप थे। अरे आप अभी तक गई नहीं? डॉक्टर गोस्वामी ने उनसे पूछा। बस जा ही रही थी, तब तक कबीर को आते देखा तो रुक गई। मेरे पास टी बैग्स थे और नो शुगर। वो कबीर की तरफ कप बढ़ाती हुई बोली। कबीर हंसा और धन्यवाद करता हुआ चाय का कप ले लिया। जाहिर है वो कबीर को भी जानती थी और उसे बच्चे की तरह स्नेह करती थी। चाय देकर वो जाने लगी। वैसे ये पंख वाले बच्चे का क्या सीन है? डॉक्टर गोस्वामी ने आगे पूछा और कबीर ने देखा कि नर्स नीलम अपनी जगह पर रुक गई और एकदम से मुड़कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा। कुछ नहीं, नर्स ने कहा, मगर उसकी नजरें कबीर पर जमी हुई थी और कबीर को कुछ अजीब लगा कि वो उसे इस तरह क्यों देख रही है। माना कि पंख वाले बच्चे का जिक्र थोड़ा अजीब तो है, मगर वो उसे अजीब नहीं बल्कि उलझन भरी नजरों से देख रही थी। फिर वो यहाँ से चली गई। वो बस कुछ खास नहीं, किसी ने दावा किया है कि वो ऐसे शख्स को जानता है जिसके पंख है। कबीर बोला। यार कौन है वो? पता चले तो हमें भी बताना जरा, हम भी मिलना चाहते हैं ऐसे। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा। कबीर ने भी हंसी में उनका साथ दिया। कबीर को लगा था कि अगर ये सायरन जैसी चीज अस्तित्व में है और लोग इससे टकराते रहते हैं तो एकांक पहला तो नहीं होगा। यदि मान लिया जाए कि उसे भी जो कुछ हुआ है वो किसी तरह का संक्रमण है, तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं ना, जो सायरन के संपर्क में आए हो और जिन्हें उसने संक्रमित किया हो। क्या उन्होंने कभी अस्पताल की शरण में जाने की कोशिश की होगी? कबीर इसका पता लगाना चाहता था, मगर ये अब उसे दूर की कौड़ी लग रही थी। उधर डॉक्टर गोस्वामी के केबिन के बाहर खड़ी नर्स नीलम अब भी कुछ सोच रही थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। कबीर अस्पताल के बाहर आया और बाइक स्टार्ट की। तभी उसकी नज़र नर्स नीलम पर पड़ी जो घर जाने वाली थी, मगर देर हो जाने के कारण कोई टैक्सी ऑटो नजर नहीं आ रही थी। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, कबीर बाइक उनके पास ले जाता हुआ बोला। मेरा घर ऑपोजिट साइड है कबीर, तुम बहुत दूर पड़ेगा तुम्हें, वो संकोच से बोली। अरे मुझे चाय पिलाने की वजह से आपको देर हुई ना, तो मेरा आपको घर छोड़ना बनता है, कबीर ने आग्रह किया और नर्स नीलम उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। लगभग 20 मिनट बाद कबीर ने उन्हें उनके घर के सामने उतारा। उन्होंने कबीर से अंदर आने को कहा। फिर कभी आज देर हो चुकी है, कबीर जाने को हुआ। कबीर, नर्स नीलम ने उसे पुकारा। जी? तुम वो क्या कह रहे थे पीछे डॉक्टर गोस्वामी के ऑफिस में कोई पंखों वाला लड़का जैसा कुछ? वो बोली और कबीर को गौर से देखने लगी। हाँ, वो बस ऐसे ही मुझे हिंट मिले कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है, तो बस मैं डॉक्टर अंकल से कंफर्म करने चला आया। समय ही खराब किया उनका। एक्चुअली कबीर, तुम्हारी बात सुनकर ना मुझे कुछ याद आया, नर्स नीलम गंभीरता से बोली। वो कुछ याद करने की कोशिश भी कर रही थी। याद आया? क्या? कबीर भी उन्हें गौर से देखने लगा। कोई ऐसा केस याद तो आ रहा है। एक लड़का एडमिट हुआ था, उसके पीठ पर शायद से पंख था भी कि नहीं भी। वो याद करती हुई खुद में बड़बड़ा रही थी। क्या? कहाँ देखा है आपने? कबीर बोला। अब उसे लग रहा था कि बटेर सीधा अंधे के सर पर आ बैठी है। जब वो इस बारे में डॉक्टर गोस्वामी से बात कर रहा था तो उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई सफलता हाथ लगेगी, मगर नर्स नीलम का चेहरा बता रहा था कि वो यूं ही नहीं बोल रही, कुछ बात तो जरूर है। देखो, मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा। मैम प्लीज, ये बहुत जरूरी है, कबीर जोर देता हुआ बोला। अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा कबीर, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे बात करना होगा कुछ लोगों से।
ये काफ़ी सालों पहले की बात हो गई है। तो आपको लगता है मेरे जैसा कोई और भी है? एकांक ने पूछा। अब सारी बातें तो इसी तरफ इशारा कर रही है, कबीर ने कहा। वो एकांक से मिलने उसके घर पर आया हुआ था। एकांक अब भी कुछ कमजोर लग रहा था और सोफे पर लेटा हुआ था। कबीर के लिए उसने उठना चाहा था, पर कबीर ने मना कर दिया। मुझे यकीन नहीं होता, सायरन इतनी आसानी से दिखती नहीं, फिर दिख जाए तो हर कोई उनसे भिड़ता नहीं, और भिड़ कर बच जाए ये भी मुमकिन नहीं। एकांक बोला। क्यों, तुम बचे कि नहीं? और तुमने ही तो कहा था ना कि वह मर्दों को शिकार बनाती है। लोग गायब हो जाते हैं समुद्र तट से, और ये सायरन का ही काम होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इससे बच भी जाए? सायरन से तो बच जाए, पर उसके दिए पंख लिए घूम रहा हो। कबीर बोला। एकांक ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा। एक दिन पहले ही उसने अपने पंखों से निजात पाई थी, और अब भी उस पर थकान और कमजोरी तारी थी। वो फिर उठने को हुआ जब कबीर ने उसे वापस धक्का दे दिया। मुझे कॉफी चाहिए, डॉक्टर ने कहा था हर थोड़ी देर में। वो बोला। ठीक है, मैं बनाता हूँ, बोलकर कबीर रसोई में चला गया। कबीर ने कॉफी बनाई और जब मग की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे वहां एक जूठा मग मिला। एकांक ने उसे धोया नहीं था और बड़ा ही संभाल कर रखा था। कबीर पहचान गया कि यह नैना का था। उसने वहीं से बाहर सोफे पर पसरे हुए एकांक पर नजर डाली। उसे उसके लिए अफसोस भी हो रहा था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वैसे ही कम उलझने, कम परेशानियां हैं जो ये मजनुओं जैसी हरकतें भी करने लगा। कुछ देर बाद कबीर ने उसके सामने कॉफी का मग रख दिया। थैंक बोलते हुए एकांक रुक गया। कबीर ने जानबूझकर उसी मग को धोकर उसमें उसे कॉफी दी थी, वही मग जो नैना का था। एकांक ने कबीर को घूर कर देखा, जो अपने मग में चीनी डाल रहा था। क्या हुआ, कुछ चाहिए? कबीर जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला। एकांक ने कुछ नहीं कहा, पर उसे ये खल गया था। वो जानता था कि कबीर उसकी भावनाएं समझता है और इसलिए ऐसा करता है ताकि वो बीते दिनों की यादों से बाहर निकले। कबीर वापस लौट रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली। नैना, अब इसे क्या चाहिए? बोलते हुए उसने फोन उठाया। हाँ नैना, बोलो। आप मुझसे मिल सकते हैं? नैना गंभीर स्वर में बोली। हाँ, और मेरे पास काम ही क्या है, कभी एकांक तो कभी तुम। वो धीरे से बुदबुदाया। सच था कि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जी कुछ नहीं, एक काम करो, तुम कैफे ब्लूम आ सकती हो, कबीर ने कहा। नैना सिटपिटा गई। वो कैफे खास तौर पर जोड़ों के लिए जाना जाता था। वो खुद कई बार संचित के साथ वहां जा चुकी थी। अरे बाबा, 1 घंटे बाद नियति से मिलने वाला हूँ मैं वहां पर, उसके पहले तो हम बात कर ही सकते हैं ना। ओके, मैं आ रही हूँ, नैना बोली। जब कबीर ने नैना को देखा तो वो उसे कुछ उदास, थकी हुई और परेशान सी लगी, और उसे देखकर उसे एक बार फिर सोफे पर पड़ा एकांक याद आ गया। वो भी तो इसी तरह लग रहा था। फिर कबीर का ध्यान गया कि वो बाथरूम स्लीपर में ही वहां चली आई थी। जरूर उसका दिमाग भी उड़ा हुआ सा था। क्या एकांक के लिए? पर कबीर को नहीं मालूम था कि मामला तो कुछ और ही है। क्या हुआ तुम्हें? कबीर ने पूछा। मुझे पता है अब कौन गायब होने वाला है, वो उदासी से मेज को घूरती हुई बोली। क्या, कौन गायब होने वाला है? कबीर जल्दी से बोला। दर्शित। कौन दर्शित? जीत ओबेरॉय का भाई। अब वो गायब होगा। नैना अपने बालों में उंगली फिराती हुई बोली। ये क्या कह रही हो तुम? कबीर बोला। उसे वैसे भी नैना कुछ पगलाई हुई सी लग रही थी, जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही थी। मैं सच कह रही हूँ, लोग तो बस उस पेंटिंग को देखते हैं और गायब हो जाते हैं। वो पट्टा दर्शित तो उसकी जैसी पेंटिंग ही बना रहा है दूसरी। वो तो गया काम से। नैना बोली। तुम मुझे सारी बात और बताओ ठीक से। तुम मुझे सारी बात ठीक से बताओ। और ये जीत ओबेरॉय का भाई कब पैदा हो गया? लास्ट थर्सडे। क्या मतलब, याद है जब उस दिन मैं आपसे मिलने आई थी, जब आपने मुझे उस पेंटिंग का सच बताया था? मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे होने लगा। और जैसे जैसे मैं उस पेंटिंग पर यकीन करती जा रही थी ना,
मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी काले अंधेरे पानी में एक एक इंच डूबती जा रही हूँ। मतलब इतनी अजीब सी बात। मुझे उस पेंटिंग को देखना था और समय भी था, तो मैं जीत ओबेरॉय के फार्म हाउस पर चली गई। मतलब वहाँ वो पेंटिंग थी ना, बार काउंटर के पास। नैना मासूमियत से बोली। क्या? कबीर उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, और वो घर तो हमेशा सूना ही होता है ना। तुम बचपन से ही इतनी समझदार हो या बाद में कोई कोर्स किया है? कबीर चिढ़कर बोला। नैना उसे देखने लगी। वो पागलों की तरह अपनी एक लट अपनी उंगली में लपेट रही थी। मतलब आबादी से दूर एक वीरान फार्म हाउस पर अकेले जाना, जहां पहले भी एक कांड हो चुका है, ये तुम्हें ठीक लगा, वो भी बिना किसी को इन्फॉर्म किए? कबीर बोला। अब जब ओखली में सर डाल ही दिया तो मूसल से क्या डरना। इससे ज्यादा डर मुझे तब लगा था जब मैं पहली बार वहां उस ठरकी ओबेरॉय के साथ फंस गई थी। बाकी मैं तो कब से खतरे उठा रही हूँ, जब से संचित गायब हुआ है। अब करूं क्या? नैना बोली। साफ पता चल रहा था कि वो भी अब इन सब से थक चुकी है। तो तुम वहां गई, फिर? कबीर बोला। उसने बिना कुछ पूछे कॉफी का ऑर्डर भी दे दिया नैना के लिए। वो घर इस बार सूना नहीं था। मुझे दर्शित मिला वहां पर। वो जीत ओबेरॉय का भाई है। वो यहाँ नहीं रहता, पर जब उसने अपने भाई के साथ हुए इस हादसे की खबर सुनी तो इंडिया चला आया। और अब वो गायब होने वाला है। मैं कल उससे दोबारा मिलने गई थी। देखा तो वो उसी टूटी छत वाली पेंटिंग को सामने रखकर उससे इंस्पिरेशन लेकर एक और वैसी ही पेंटिंग बना रहा था। मेरी तो सांस ही अटक गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने ही बताया कि वो एक वड्डा पेंटर है और साथ ही इस टूटी छत वाले भैया दैतन्य चेव शर्मा का फैन भी। चैतन्य देव शर्मा। कबीर ने उसे सही किया। तभी एक वेटर ने कॉफी लाकर उनकी मेज पर रख दी। हाँ हाँ, वही। नैना कॉफी अपनी तरफ खींचती हुई बोली। वो उसे इस अंदाज में पीने लगी मानो जिंदगी में कभी कॉफी नहीं पी हो और ना अब आगे फिर कभी मिलने वाली हो। अजीब पगलाई हुई सी लग रही थी वो। नैना, तुम ठीक हो? कबीर ने पूछा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, नैना बोली और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। पहले संचित चला गया। हाँ, मुझे पता है वो मुझसे उतना भी प्यार नहीं करता था, पर वो गया। वो जैसा भी था मैं एडजस्ट कर रही थी ना। पर मम्मी पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने उस लड़के को मना कर दिया जो उनको पसंद था, तो उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। बस अंकुश ही समझता था मुझे, और वो भी पागल हो गया। और दर्शित कहता है मैंने अपनी छत तोड़ दी, वो बोली और सामने पड़ा एक नैपकिन उठाकर उसमें सुबकने लगी। कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। अब क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी, इसलिए सबको लगा शायद उनका ब्रेकअप हो रहा हो। इस वजह से कबीर असहज हो गया। नैना, नैना, ये तुम क्या कर रही हो? संभालो खुद को प्लीज। वो जल्दी से दबे स्वर में बोला। सॉरी, पर मुझे। क्या? मुझे एकांक से मिलना है, अचानक वो बोली। अरे यार, एक तो ये मैटर सलटता नहीं हुआ लग रहा है, ऊपर से ये दोनों लैला मजनू। कबीर अपना सर मलता हुआ बोला। कुछ कहा आपने? देखो नैना, मैं जानता हूँ जो कुछ भी ये सब हो रहा है ये आसान तो किसी के लिए भी नहीं है, पर संभालो खुद को, ठीक है? तभी हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे, कबीर बोला। नैना ने सर हिलाया। वैसे भी वो काफी हद तक अपनी भड़ास निकाल चुकी थी, इसलिए अब उसे बेहतर महसूस हो रहा था। तो ये दर्शक पेंटर है और चैतन्य देव शर्मा का फैन भी? हाँ। तुमने और भी कुछ बताया उसे? मुझे ठीक नहीं लगा उसे ज्यादा कुछ बताना। वो बस मैंने इतना कहा कि ये पेंटिंग ही उसके भाई की हालत की जिम्मेदार है, और जो भी लोग गायब हो रहे हैं उन सब के लिए भी, तो उसे इससे दूर रहे। मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो इसे मास्टर शेफ बोल रहा था। मास्टरपीस। हाँ, वही। और वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मुझसे जाने को कह दिया और कहा कि वो भी गायब हो जाएगा। नैना बोली। कबीर सोचता रहा। सच्ची दुनिया में कैसे कैसे पागल लोग होते हैं ना। उनके भले के लिए भी उन्हें कुछ बताओ तो सुनना नहीं। नैना बोली। कबीर ने उसके पगली जैसे हुलिये को देखा। खिचड़ी बाल और चेहरे पे छोटे मेकअप के अवशेष में वो अजीब झल्ली लग रही थी। हाँ, उसे कम से कम तुम्हारी बात माननी तो चाहिए थी, वो हल्के व्यंग से बोला। और क्या? पर मुझे यह बंदा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुद एक पेंटर है और मुझे इससे मिलना चाहिए।
कबीर सोचने लगा, अब किधर मिलेगा वो पेंटिंग उसे चूस गई होगी कब का। नैना बोली, तो ये बात है। तभी पीछे से आवाज आई। कबीर ने मुड़कर देखा तो नियति वहां आ चुकी थी और उसके साथ ही अंजोरी भी खड़ी थी। ये बात अंजोरी ने ही कही थी। नियति ने कबीर को देखा, उसके चेहरे पर अफसोस दिख रहा था कि उसके साथ अंजोरी भी चली आई है। मगर नैना ने नियति को देखा और उठकर उससे ऐसे गले मिली जैसे कुंभ के मेले के बाद सीधा आज ही सामना हो रहा हो उसका उससे। अरे नैना, कैसी हो? नियति बोली, जो उसकी बर्ताव को लेकर थोड़ी हैरान भी थी। दिख नहीं रहा कैसी है, कबीर दबे स्वर में बोला। फिर नियति उसे लेकर एक दूसरे टेबल पर चली गई और अंजोरी कबीर के सामने बैठ गई। कबीर को आज वो कुछ अजीब ही मूड में लग रही थी। मतलब उसके चेहरे पर हमेशा ही एक दोस्ताना मुस्कान रहती थी जो आज गायब थी। सॉरी, मुझे पता है आज तुम दोनों की कॉफी डेट थी, पर मुझे बात करनी थी कुछ। अंजोरी बोली, कोई बात नहीं, बोलो। कबीर बोला, ये किस तरह के र्यूमर्स फैला रहे हो तुम? अंजोरी बोली, मतलब तुम्हारे हिसाब से वो पेंटिंग कर्स्ड है। पेंटिंग? नियति ने सब बताया है मुझे। कबीर उसका मुंह देखने लगा। ये बड़ी अजीब बात थी। वो अंजोरी से उतना खुला हुआ भी नहीं था। उससे भला कैसे इस बारे में बात करता। देखो अंजोरी, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर जितने लोग भी गायब हो रहे हैं सब कभी ना कभी इस पेंटिंग के कांटेक्ट में आए हैं और पागल भी तो हुए हैं। कबीर ने अपनी बात विश्वसनीय तरीके से रखने की कोशिश की। अजीब बातें कर रहे हो तुम। एक पेंटिंग किसी को कैसे गायब कर सकती है? और तुम तो अब तक पुलिस भी बकवास कर रही है। अंजोरी चिढ़कर बोली, पुलिस? हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर गायब हुआ था, विवेक साहनी। हाँ वही। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर आ गया। घर आकर उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसे पैनिक अटैक आ गया। जब वो शांत हुआ और कुछ बोल पाने की हालत में आया तो वो कह रहा था कि वो उस पेंटिंग में कैद था। अंजोरी बोली, वो कबीर की तरफ इस उम्मीद में देख रही थी कि वो बोलेगा क्या बकवास है, मगर उसके चेहरे पर समझ के भाव दिख रहे थे, जिससे अंजोरी और भी ज्यादा चढ़ गई। और पुलिस ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक और मीडिया को बता रही है। मतलब कितनी इररिस्पॉन्सिबल है हमारी पुलिस। जब ये सारी बातें मैंने नियति से कही तो वो कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं, तुम कुछ जानते हो इस बारे में। अंजोरी बोली, वैसे एक बात पूछूं? कबीर बोला, पूछो। तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो, अगर ऐसा है भी तो? अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।